नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात होती है तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर का जिक्र जनमत में होने वाला है वो इस लिहाज से बेहद खास है कि एक ऐसी प्रक्रिया की जरूरत देश में है जो घुसपैठियों को चुन चुन कर देश से बाहर निकाले। क्या एसआईआर प्रक्रिया उसी का ही एक बड़ा हिस्सा है? तो जवाब है हां। दरअसल सीरियस इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बिहार की राजनीति नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष इस प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दे रहा है। विपक्ष वर्सेस चुनाव आयोग की इस लड़ाई में बीजेपी निशाना है, चुनाव आयोग बहाना है। लेकिन इन सब के बीच में एक तरफ पूरा विपक्ष जहां वोट चोरी का आरोप लगा रहा हो, दूसरी तरफ इसी वोट चोरी पर प्रहार करने वाले सबसे हथियार एसआईआर को भी कटघरे में खड़ा करके विपक्ष अपने एजेंडे पर ही खुद सवाल खड़ा कर रहा है। यह समझ में नहीं आ रहा कि विपक्ष लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है या फिर अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई। राजनीति अपनी तरफ है, सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बरपा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जब यह मसला पहुंचा तो वहां से निकली टिप्पणी बहुत कुछ स्पष्ट कर रही है। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कल भी सुनवाई हुई, आज भी हुई और कल भी यह सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही यह कह दिया था कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई थी जब पूरा का पूरा विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में आधार को उन दस्तावेजों में शामिल करने की याचिका लेकर पहुंचा हुआ है जिसमें एसआईआर की प्रक्रिया, जिसका जरूरी है, जो आधार बन रहे हैं, जो प्रमाण हैं, जो आधार बन रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया में, विपक्ष ये कह रहा था कि आधार को भी इसमें शामिल किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया, यह कहकर कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता, इसे सत्यापित करने की जरूरत है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के रुख को भी सही करार दे दिया और आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया कि देश में एसआईआर की जरूरत है। बिहार में चल रहा एसआईआर पूरी तरह से स्पष्ट है, यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। अब सवाल यह है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसी टिप्पणियां आ रही हैं तो क्या विपक्ष अपने राजनीति और अपनी सियासत की रोटियां यूं ही सेकता रहेगा या फिर आने वाले समय में इस पूरे हंगामे पर रोक लगेगा? सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट जब स्पष्ट रूप से कह रहा है कि चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि इस पूरी प्रक्रिया में क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, इसका निर्णय चुनाव आयोग करे, तो सुप्रीम कोर्ट की इस बात को क्या विपक्ष मानेगा? और अगर विपक्ष इस बात को नहीं मानता तो क्या यह सीधे तौर पर देश की लोकतंत्र पर एक बड़ा खतरा नहीं है? क्या यह लड़ाई वाकई विपक्ष लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहा है या फिर कुर्सी बचाने के लिए? बीते 48 घंटों में किस तरह से सियासत ने करवट बदला, सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के क्या मायने हैं और बीजेपी इस टिप्पणी के बाद किस तरीके से विपक्ष पर हमलावर है, इन सभी बातों को समेटती हुई हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। वोटर रिवीजन के दौरान नाम काटने और फर्जी वोट जोड़ना मामला अब संसद और सड़क से आगे निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।
जहां सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताया है और कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट मांगा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या वागची की बेंच ने साफ कहा कि एसआईआर में 11 तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम लिस्ट में शामिल हो। यानी कोर्ट के मुताबिक यह प्रक्रिया वोट काटने के लिए नहीं बल्कि वोट बचाने के लिए है। लेकिन कांग्रेस को कोर्ट का यह तर्क मंजूर नहीं। राहुल गांधी कह रही हैं कि पूरे देश में सिस्टमैटिकली वोटर लिस्ट से हमारे वोट काटे जा रहे हैं। यह नेशनल लेवल का खेल है। बिहार में 124 साल की फर्स्ट वोटर मीला देवी का मामला उछालकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। इधर जयपुर में चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस पैदल मार्च निकाल रही है, जिसमें वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने हमला करते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है और ईसीआई चुप है। देखिए, जो देश में वोट चोरी हो रहा था और वोट चोरी के माध्यम से ही सरकार बना रही है दिल्ली की सरकार, और राहुल जी ने पूरे देश में नहीं दुनिया में ये साबित कर दिया कि ये वोट चोरी से ये सरकार बनी है मोदी जी की। इसलिए जो नारा दिया गया है कि वोट चोरी से बनी हुई सरकार के जो मुखिया हैं वो अपनी गद्दी छोड़ें, और दो चीजें कर रहे हैं। एक तरफ फर्जी वोट से सत्ता हासिल कर रहे हैं और एसआईआर के नाम पे जो सही वोटर हैं, जो विपक्ष के वोटर हैं, उनको काटा जा रहा है, उनको वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। उधर बिहार में तेजस्वी यादव ने तो एक अंग्रेजी अखबार में पूरा आर्टिकल लिखकर आरोप लगाया कि एसआईआर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का सुनियोजित षड्यंत्र है। नाम काटना और विपक्ष के वोट कम करना यही असली मकसद है। कि चोरी लोग कह रहे हैं, चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। आज तक इलेक्शन कमिश्नर जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज आप देखिएगा कि कुछ और एसआईआर में जो प्रक्रिया में जो खामियां रही हैं उसको भी हम लोग जो है उजागर करेंगे। इन सब आरोपों के जवाब में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि जब एसआईआर से फर्जी वोट हटाए जा रहे हैं तो कांग्रेस को क्यों दिक्कत है? क्या कांग्रेस अपने घुसपैठिए वोट बैंक को बचाना चाहती है? ये एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और इस परिवार और पार्टी का शुरू से ये रहा है कि चुनाव हारते हो तो वोटर पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन के नियमों पर, कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। इंदिरा गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि मतदाता मूर्खों का टोला है। इंदिरा गांधी सेड वोटर्स अ बंच ऑफ फूल्स। अनुराग ठाकुर ने रायबरेली और बंगाल के फर्जी वोटरों का भी मामला उठाया और बताया कि किस तरह से रायबरेली में फर्जी वोटरों की लिस्ट है। इसके साथ ही उन्होंने गांधी परिवार के ऊपर भी निशाना साधते हुए कहा कि हारते ही ये है, इल्जाम ईसीआई और बीजेपी पर लगाते हैं। और ये एक के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, अनेकों राज्यों और देश में 3 बार लगातार चुनाव हारने के बाद, 90 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी आरोप प्रत्यारोप पर लगातार जारी हैं। अब इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है राहुल जी का? चुनाव हारो, झूठे आरोप लगाओ, कभी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दर्ज मत कराओ, कभी सबूत मत दो, और लोकतंत्र को फर्जीवाड़ा करके एक तरह से जनता को भ्रमित करने का काम करो, लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम करो। वहीं बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने तो सोनिया गांधी पर बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया है कि 1980 और 1983 में बिना नागरिकता के सोनिया का नाम वोटर लिस्ट में था। यही वजह है कि राहुल गांधी फर्जी वोटरों को वैध करने के पक्ष में है। तो वहीं अब सवाल ये है कि आने वाले महीनों में बिहार और देश के बाकी राज्यों में यह एसआईआर का मुद्दा कितनी सियासी गर्मी लाएगा।
कांग्रेस को लगता है कि यह चुनावी मास्टर स्ट्रोक बन सकता है जिससे बीजेपी को घेरा जा सके। वहीं बीजेपी इसको राष्ट्रहित और पारदर्शिता की कवायद बताकर विपक्ष को फर्जीवाड़ा करने वालों का बचावकर्ता साबित करने में लगी है। जनता किसके तर्क को सही मानती है यह आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि वोटर लिस्ट अब सिर्फ एक चुनावी दस्तावेज नहीं बल्कि लोकसभा 2029 की सियासी जंग का हथियार बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो विपक्ष के लिए एसआईआर उनका चुनावी हथियार बन चुका है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष एसआईआर को चुनावी हथियार तो बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिस वोट चोरी की बात कर रहा है उसके लिए ये एसआईआर बेहद जरूरी है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष का ये दांव खुद विपक्ष के लिए आने वाले समय में सेल्फ गोल साबित हो जाएगा। बहरहाल जिस तरीके से प्रकरण चल रहा है, आने वाले बिहार चुनाव में बहुत दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिलने वाली है। और इन सब के बीच कांग्रेस के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, उस विरोध पर ही दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने महाराष्ट्र से कांग्रेस सांसद कल्याण कालेजी से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार आरजेडी के साथ है। हम बात करते हैं कांग्रेस के पार्टी के सांसद साहब से। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आप लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या हो, क्या भारत का मतदाता बनाना चाहते हैं? नहीं, ये तो उनका हमेशा का धर्म का नाम पॉलिटिक्स में लाने का वो हमेशा का फंडा चलते आया है। जाति में, धर्म में बंटवारा करने के सिवा अपने स्टेट में है क्या? अपने देश के अंदर, अपने देश के अंदर आज के तारीख में, एक ज़माने में मनमोहन सिंह साहब थे जब 60 रुपये में डॉलर मिलता था, 80-85 रुपये में मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी सारी इकोनॉमी फेल हो गई है। लोगों को हाथ को काम नहीं है, बच्चों को, छोटे छोटे व्यापारी परेशान हैं और इतनी सारी परेशानियां हैं। वो उसके ऊपर कपड़ा डालने के लिए, उसके ऊपर वो लोगों को दिखना नहीं बोल के ये बातें निकालते हैं रोज रोज की। नहीं, आप मानते हैं ना कि नाम नहीं होना चाहिए बांग्लादेशी रोहिंग्या का? अरे वो नाम बाहर देश के लोगों का अपने वोटर लिस्ट में नाम आने के सवाल ही नहीं। फिर तुम्हारा चुनाव आयोग कर क्या रहा है? नींद मार रहा है क्या इतने दिन से? लेकिन है तो सर, अरे बिहार का बंगाल की बात की जाए तो दोनों जगह बांग्लादेशी रोहिंग्या तो हैं। आप सुनिए मेरी बात, ये नाम है या नहीं है ये तो मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं। आप कैसे दावे से कह सकते हैं उसमें नाम है? और यदि है तो फिर चुनाव आयोग क्या नींद मार रहा था इतने दिन से? ये गलत बात है। उसमें नाम है तो निकाल दो। तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं सर? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो वोटर लिस्ट में कल करके जो नाम आएंगे ना, वो इनके हित में आएंगे, हमारे हित में थोड़े आने वाले। ये तो जो चाहे मन के मर्जी काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को कोई स्वायत्ता है? चुनाव कोई इंडिपेंडेंट काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। वो तो उनके बोलने पे काम पत्ता हिला रहा है। वो बोले हल जाओ। आप भी जब केंद्र में आपकी सरकार थी तो चुनाव आयोग आपकी भी सुनता था? नहीं, हमारे कभी हमारा चुनाव आयोग सुनता था तो टीएन सेशन ने इतनी बड़ी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा सकता था। लगाया ना एक बार। अब है कोई वो टीएन सेशन जैसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट लगाने वाला कोई ऑफिसर है यहाँ पर? अब सवाल ये है कि विपक्ष का ये हथियार विपक्ष के लिए कहीं सेल्फ गोल तो साबित नहीं होगा, या फिर विपक्ष का वो परसेप्शन जो पहले भी इस संविधान को लेकर विपक्ष ने चलाया और कुछ सीटें बढ़ाने में कामयाब रहा, क्या वो परसेप्शन चलेगा? या फिर देश की जनता ये बात समझेगी कि भारत में रहकर भारत को वोट देने का, अपने देश के अंदर वोट देने का अधिकार सिर्फ उसे ही है जो भारतीय हो, और ये एसआईआर दरअसल भारतीयों के लिए है, बिहार राज्य के लिए है, देश के हर एक राज्यवासी के लिए है। और इसीलिए जो लोग इसे अगर इनडायरेक्ट एनआरसी कह रहे हैं तो क्यों ना हो, क्यों देश से घुसपैठियों को बाहर ना किया जाए। और ये लड़ाई अगर घुसपैठियों को बाहर करने की है, ये प्रक्रिया अगर घुसपैठियों को बाहर करने की है, तो विपक्ष घुसपैठियों को बाहर करने में इतना परेशान क्यों हो रहा है? इसीलिए सवाल उठता है कि ये लड़ाई लोकतंत्र की है या घुसपैठियों के वोट बैंक को बचाने की। लड़ाई कहां जाती है, किस स्तर तक जाती है, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन एक और धर्म युद्ध चल रहा है। धर्म युद्ध अपनी आस्था के केंद्रों को बचाने का, धर्म युद्ध अपनी आस्था के केंद्रों पर हुए मजहबी अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाने का। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की अब हम बात करेंगे, जहां अबू नगर मोहल्ला, एक हिंदू मंदिर पर अवैध अतिक्रमण यहां पर किया गया।
हिंदुओं के लाख प्रयासों, मिन्नतों और निवेदन के बाद भी जिहादियों ने इस्लामिक अतिक्रमण नहीं हटाया। इसके उलट संविधान को ठेंगा दिखा दिया, जिसके बाद मंदिर पर बने अवैध निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया। स्थानीय हिंदू संगठनों ने बताया कि यह अवैध निर्माण जहां हुआ है वहां हजारों साल पुराना भगवान शिव का मंदिर था, जिसे इतिहास में अनदेखा किया गया। विवाद के दौरान कुछ उपद्रव की घटनाएं भी हुई, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। फतेहपुर हिंदू संगठन के उपाध्यक्ष, जिनके अथक प्रयासों के बाद यह अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया, अब उसे हिंदू विरोधी मीडिया, सेकुलर गैंग विलेन बना रहे हैं और प्रशासन भी उन्हीं के खिलाफ खड़ा है जो अपने अधिकार, अपने भगवान के लिए लड़ रहे हैं। क्या हिंदू होना देश में अपराध है? क्या अपनी आस्था के केंद्र की रक्षा करना, उसे मजहबी अतिक्रमण से मुक्त कराना अपराध है? लेकिन यहां पर देखिए, जब जब हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, हिंदुओं की आवाज को दबाया गया है, तब तब सुदर्शन न्यूज एक ढाल बनकर खड़ा हुआ है। सुदर्शन न्यूज हर उस हिंदू के साथ खड़ा है, हर उस सनातनी के साथ खड़ा हुआ है जो या तो अपने सनातन और अपने भगवान के लिए लड़ रहा है या जिसका इस्लामिक ताकतें शोषण कर रही है। इस मामले पर भी सुदर्शन न्यूज हिंदुओं की आवाज बनकर उभरा। जब देश में आतंकवाद फैलाने वालों के लिए मुस्लिम संगठन खड़े हो सकते हैं, जब धर्मांतरण करने वाले लोगों के साथ राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो सकती हैं, तो फिर अपने भगवान के लिए डरने वालों के साथ हम क्यों नहीं खड़े हो सकते? सवाल बड़ा है। सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अगर आज और अब अपनी विरासतों को मजहबी अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराया गया, तो आने वाले समय में हम अपनी पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? क्या ये भारत के गौरव को, भारत के असली सांस्कृतिक पहचान को वापस पाने की एक लड़ाई नहीं है? क्या ये धर्म युद्ध नहीं है? इसके साथ ही क्योंकि फतेहपुर में ये तमाम जब परिस्थिति बनी, तो पुलिस प्रशासन को स्थिति नियंत्रण में करना था और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए स्थानीय बीजेपी नेता, बजरंग दल के कार्यकर्ता और सपा नेताओं समेत दर्जनों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। यहां हिंदू संगठनों का आरोप है कि एक तरफा कार्रवाई की गई। ये लड़ाई जिहादियों की है, ये लड़ाई जिहादियों से है अपनी आस्था के केंद्र को बचाने की। वो लैंड जिहादी जिन्होंने मंदिर पर कब्जा करके मकबरा बनाया, और अब जब हिंदू संगठन आगे आया तो हिंदू संगठनों पर पत्थरबाजी तक की गई इनकी तरफ से, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप ये लग रहा है कि प्रशासन भी यहां पर जो पीड़ित है उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और जो दोषी है उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर चुकी है। कह रही है कि यह संवेदनशील क्षेत्र है, निगरानी इसलिए बढ़ा दी गई है। प्रशासन का यह कहना है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। स्थानीय लोगों का अपना मत है, उनका अपना कहना है कि यह विवाद केवल धर्म या राजनीति का नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन समय पर कार्रवाई नहीं करता तो वो आगे आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की, अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की गई। इसके अलावा मंदिर और के आसपास के क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई। ये मामला फतेहपुर जिले के संवेदनशीलता की मिसाल बन चुका है। पूरे इलाके में तनाव है, निगरानी बढ़ा दी गई है। कोशिश ये हो रही है कि विवाद जल्द से जल्द निपट जाए, जो जिसका है वो उसे मिल जाए। लेकिन देखिए, यहां पर भी राजनीति सरगर्म है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इस प्रकरण में एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का भी कमोवेश वही हाल है, यानी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते मजहबी अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाने वाले सनातनियों को लेकर जो अभी परिस्थिति बनी है
वो साफ तौर पर ये बता रही है कि एक तरफ वो सनातनी है जो अपनी आस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो राजनीतिक पार्टियां और वो जिहादी हैं जिनको इन राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण है। ये धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में हमें समेकित होकर एक सुर में एक तरीके से आवाज उठानी होगी। ये मामला विधानसभा तक जा पहुंचा है। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में उठाकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। विपक्ष ने सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर घेरने की कोशिश की, लेकिन सरकार का कहना है कि दोषी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। तो ये तय अब सभी को मिलकर करना होगा कि इसमें दोषी कौन है। ये लड़ाई केवल जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं है, यह भूमि के टुकड़े की लड़ाई नहीं है, यह अपने अस्तित्व की, अपनी संस्कृति की, अपनी आस्था की और अपनी पहचान की ऐसी लड़ाई है जिसमें हर एक सनातनी को एक साथ एकजुट होकर एक आवाज बुलंद करनी होगी, क्योंकि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश भी बटा है। जहां जहां हिंदू बटा है वहां वहां देश भी कटा है। आयरलैंड की धरती पर हिंदुओं के खून से खेला जा रहा है। बिल्कुल सच सुना आपने, दुनिया चुप है। 40 साल की अमेजॉन कर्मचारी पर चाकू से वार, 32 साल के संतोष यादव की गाल की हड्डी तोड़ना, टैक्सी ड्राइवर पर बोतल से हमला और सबसे शर्मनाक 6 साल की मासूम बच्ची के गुप्तांग पर वार। ये सिर्फ अपराध नहीं है, ये हिंदू अस्मिता पर सीधा हमला है। हिंदू जहां जाता है वहां मेहनत और विकास लेकर जाता है, लेकिन बदले में मिल रहा है जख्म, गालियां और गो बैक के नारे। यह हमला सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि उस संस्कृति और सभ्यता पर है जो शांति और मानवता की मिसाल है। आयरलैंड के राष्ट्रपति ने इसे घिनौना कहकर निंदा की, लेकिन सवाल है कि क्या बयान से मासूम की पीड़ा मिट जाएगी? क्या टूटी हड्डियां फिर से जुड़ जाएंगी? हकीकत यह है कि स्थानीय राजनीति में प्रवासी भारतीय बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मकान संकट, बेरोजगारी और महंगाई का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा जा रहा है, जबकि हिंदू वो है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या इस भावना की कद्र हो रही है? इस सवाल का जवाब समेटती हमारी आज की ये खास रिपोर्ट। दुनिया भर में हिंदू जहां जहां बसे हैं वहां अपनी मेहनत, ईमानदारी और संस्कृति से सम्मान कमाया है। लेकिन आज यूरोप के उत्तर पश्चिम में बसे आयरलैंड से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो न सिर्फ भारतीयों बल्कि पूरे हिंदू सभ्यता के लिए चेतावनी है। पिछले एक महीने में डबलिन, वाटरफोर्ड, बॉलीमून, क्लोडाल्किन जैसे इलाकों में प्रवासी भारतीयों पर हमलों की बाढ़ आ गई है। 40 साल के अमेजन कर्मचारी पर चाकू से हमला, 32 साल के संतोष यादव की गाल की हड्डी तोड़ना, टैक्सी ड्राइवर लखवीर सिंह पर बोतल से वार कर कहना अपने देश वापस जाओ, और सबसे दर्दनाक 6 साल की मासूम बच्ची पर बच्चों के गिरोह द्वारा निजी अंगों पर वार करना, ये सिर्फ अपराध नहीं, ये सुनियोजित नस्लीय हिंसा है। यह हमला सिर्फ शरीर पर नहीं, हिंदू अस्मिता पर है। ये वार सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि उस मेहनत और संस्कार पर है जो हिंदू समाज अपने साथ लेकर दुनिया में जाता है। हमारे प्रवासी भाई बहन वहां डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, व्यापारी, टैक्सी ड्राइवर बनकर देश की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहे हैं, लेकिन बदले में मिल रहा है अपमान, हिंसा और डर का माहौल। आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंस ने इन मामलों को घिनौना कहा और भारतीय समुदाय के योगदान को असीम बताया। उन्होंने कहा कि हिंसा देश के मूल्यों के खिलाफ है और आरोपियों पर सख्ती होगी। यह बयान स्वागत योग्य है, लेकिन सवाल है क्या बयान से मासूम बच्ची के घाव भर जाएंगे? क्या सिर्फ निंदा से हमारी भाई बहन की टूटी हड्डियां जुड़ जाएंगी?
सच्चाई यह है कि स्थानीय राजनीति में हिंदुओं को और प्रवासियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और मकान संकट के असली दोषियों को छोड़कर आरोप प्रवासी भारतीयों पर मढ़े जा रहे हैं। दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों गुट चुनावी लाभ के लिए हिंदुओं के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। याद रखिए कि आज वे आयरलैंड हैं, कल ये कहीं और भी हो सकता है। विदेश मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में 91 भारतीय छात्रों पर विदेश में हिंसक हमले हुए, जिनमें 30 की मौत हुई। सबसे ज्यादा हमले कनाडा, रूस और यूके में हुए। हिंदू जहां भी जाता है वहां विकास लेकर जाता है, नफरत नहीं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम एकजुट होकर आवाज बुलंद करें। जो भी दुनिया के किसी कोने में हिंदू परिवार करेगा, उसे यह संदेश साफ मिलना चाहिए, हिंदू सहनशील है लेकिन कमजोर नहीं। आज जरूरत है भारतीय सरकार सिर्फ एडवाइजरी जारी करके चुप न बैठे, बल्कि कूटनीतिक दबाव बनाए, अपराधियों को सजा दिलवाए और सुनिश्चित करे कि दुनिया में कहीं भी हिंदू का अपमान ना हो। और हमारे प्रवासी भाइयों बहनों को भी सतर्क रहना होगा। याद रखिए, हिंदू संस्कृति का मतलब सिर्फ सहिष्णुता नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े रहना होगा और ऐसे इकोसिस्टम को जो सनातन और सनातनियों पर प्रहार कर रहा हो, उसके खिलाफ हल्ला बोलना होगा। दुनिया भर में यही हो रहा है, हिंदू निशाने पर है। अगली खबर भी हिंदुओं के निशाने से ही जुड़ी हुई है। कैसे? हिंदू बेटियों को लव जिहाद में फंसाना। महाराष्ट्र के टिटवाला से खबर आई है, जहां हिंदू लड़की का आरोप है कि उसे लव जिहाद का शिकार बनाया गया। 8 साल पहले अब्दुल नाम के व्यक्ति ने उसे धोखे से उसके साथ शादी की और ये मामला अब एक जघन्य घटना के रूप में सामने आया है, जिसमें लड़की को न केवल लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, बल्कि उसे धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता के अनुसार अब्दुल ने पहले तो उसे लव जिहाद में फंसाया, फिर धीरे धीरे उसे घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न का शिकार बना लिया। उसकी शिकायत के अनुसार उससे जबरन मारपीट की गई, उस पर शक करना, घर में कैद रखना, ये सभी आम बातें हो गई। इसके साथ ही अब्दुल ने उसकी धार्मिक आस्था पर भी हमला बोला। हिंदू लड़की के हाथ में बने ओम के निशान को एसिड डालकर जला दिया गया, उसकी चमड़ी जला दी गई। इसके अलावा लड़की को धमकी दी गई कि वो बच्चों का खतना कराए और उन्हें जबरन इस्लाम में परिवर्तित कराए। लड़की ने बताया कि अब्दुल उसे नमाज पढ़ने, कलमा पढ़ने और इस्लाम अपनाने के लिए लगातार दबाव डालता रहा। जब उसने इसका विरोध किया तो उससे धमकी दी गई कि दुबई भाग जाएगा और बच्चों को कुवैत छोड़ देगा। इतना ही नहीं, अब्दुल के भाई ने तो उसे खुलेआम धमकी दी कि वो लड़की को टुकड़े टुकड़े करके कुकर में उबाल देगा, ताकि किसी को उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिल सके। ये सब होने के बावजूद अब्दुल का परिवार पीड़िता का साथ देने के बजाय चुप रहा। जब ये घटनाएं बढ़ गई और स्थिति अत्यधिक विकट हो गई, तो पीड़िता अपने बच्चों के साथ अपने माता पिता के पास टिटवाला वापस लौट आई। स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। यह घटना केवल एक लव जिहाद का उदाहरण नहीं, बल्कि ये जिहादियों की उस मानसिकता को भी उजागर करती है जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का उदाहरण है। इन जिहादियों का उद्देश्य ही बन गया है हिंदू लड़कियों से धोखे से शादी करके इस्लाम में धर्मांतरण कराना और इस्लाम स्वीकार न करने पर उन्हें प्रताड़ित करना और अंत में उनकी हत्या कर देना। शादी के बाद में मेरा नाम सना बाबू अली सैयद रखा गया। मुझे ना मतलब मेरे हस्बैंड ने शादी के बाद से मारना चालू कर दिया। नमाज़ पढ़ने बोलता था, रोज़ा रखो, कुरान की आयतें पढ़ने लगाता था, गौ मांस खाने बोलता था। ये सब नहीं करने पे वो मुझे बहुत टॉर्चर करता था। दूसरों के पास पैसे लेने भेजता था, बोलता था उसके साथ तेरा अफेयर है, बच्चों को मारता था। तो इसके लिए ना मैंने बहुत उसके साथ में झेला है। उसने ना मतलब इतना फिजिकली मुझे टॉर्चर किया है।
और इतना मतलब शक करने लगा है ना कि मतलब किसी से बात करो तो भाई से भी बात करो तो बोलता था कि तेरा ना अफेयर चल रहा है उसके साथ में। कितने साल हो गए इस चीज़ को? और ये शादी को मेरे 8 साल रनिंग चालू है, लेकिन ना वो कंपलसरी उसका शादी से ये रूल था कि तेरा अफेयर है, तू किसी से बात करना, मम्मी पापा से बात करना मना था, मुझे घर से निकलने नहीं देता था। आपके बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। कुल मिलाकर सतर्क हिंदू बेटियों को भी रहना होगा, नहीं वही हाल होगा जो इस बेटी का हो रहा है। इधर उदयपुर की वो घटना आप अभी भूले नहीं होंगे जहां सिर तन से जुदा खुलेआम किया गया था और उस कहानी को ही फिल्म के रूप में देश के सामने रखा गया है। छत्तीसगढ़ में ये फिल्म रिलीज हुई तो वहां पर हिंदुओं में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। हिंदू संगठन लगातार हिंदुओं को फिल्म देखने के लिए कह रहा है। रामपुर महानगर के दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति को आज हिंदू संगठन विश्व हिंदू संगठन ने रायपुर के मॉल में फिल्म दिखाया। फिल्म को लेकर महिलाओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उदयपुर में कन्हैयालाल जी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ देश को जानने की जरूरत है कि कैसे जिहादियों ने एक निर्दोष व्यक्ति की क्रूरता से जान ले ली। उदयपुर फाइल्स फिल्म जो है 8 तारीख से लॉन्च हो चुकी है और आज 12 तारीख हो गया। अभी तक के छत्तीसगढ़ के कोई भी थिएटरों में नहीं लगा है। आज पहले बार कलर माल्स में एक बार लगा है। हम जिसमें जागृति आए ऐसे फिल्मों को सरकारों के द्वारा या किसी और षड्यंत्र के द्वारा ऐसे हिंदू हित की फिल्मों को लगने नहीं दी जाती है। एक जगह लगाया कलर्स माल वालों ने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और राज टाकीज में भी शायद आज लगा है, ऐसी सूचना मिली है। अब आइए कुछ और खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं। किस तरह से आपदा लगातार कहर बरपा रही है। अभी उत्तराखंड की उत्तरकाशी की घटना का जो दर्द है उस पर पूरा मरहम लग भी नहीं पाया कि हिमाचल प्रदेश से भी ऐसी खबर आ गई है। यहां पर भी आपदा का कहर बरपा है। रामपुर के नंती गांव में बुधवार को आसमान से आई आफत की दस्तक ने एक बार फिर से ये याद दिला दिया कि पहाड़ी इलाकों में प्रकृति की ताकत कितनी अप्रत्याशित है और भयावह हो सकती है। बादल फटने की घटना ने भले ही इस बार जनहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं किया, लेकिन खतरे की घंटी साफ सुनाई दे रही है। एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय किया। ग्रीनको कंपनी, पंचायत प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच तुरंत कम्युनिकेशंस चैनल सक्रिय कर दिए गए। यही वजह है कि राहत एवं बचाव दल तुरंत तैयार हो गया। संवेदनशील इलाकों में खासकर नंती और गानवी पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इन इलाकों में जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। पहाड़ी ढलानों और नदी नालों के पास बहाव कभी भी तेज हो सकता है और ऐसे में स्थानीय लोगों को साफ हिदायत दी गई है कि अनावश्यक रूप से जल स्रोतों के पास न जाएं और हर असामान्य परिस्थिति की सूचना तुरंत पंचायत या प्रशासन को दी जाए। मौसम विभाग की चेतावनी पर भी प्रशासन पैनी नजर रखे हुए है। आवश्यक उपकरण, टीम और संसाधन पूरी तरह तैयार स्थिति में है। इस समय सबसे अहम है सतर्कता और सामुदायिक सहयोग, क्योंकि पहाड़ों में आपदा के समय सैकड़ों की देरी भी बड़े नुकसान में बदल सकती है। इधर खबर जम्मू से भी है, जहां सुंदरबन सेक्टर में एलओसी के उस पार, जहां हर पल मौत और जिंदगी के बीच की दूरी बस एक सांस जितनी होती है, वहां खड़े हैं हमारे सीमांत योद्धा। ठंडी हवाओं के बीच बर्फ की चुभन झेलते हुए हथियार थामे हुए ये जवान सिर्फ सरहद की नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की सांसों की रखवाली कर रहे हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, कोई सजाया हुआ मंच नहीं है। ये वो हकीकत है जहां हर दिन हर रात गोलियों की आहट है, बारूदी गंध है और दुश्मन की नजरों से छुपे रहने की मजबूरी है। सब कुछ इन वीरों की दिनचर्या का हिस्सा है। मीडिया टीम जब सुंदरबनी सेक्टर में गई तो उन्होंने देखा कि इन जवानों के पास ना तो आराम की गारंटी है, ना नींद का वायदा, लेकिन हौसला ऐसा है कि हिमालय भी झुक जाए।
ये हमारे जवानों की ही ताकत है कि भारत आज ताकत के साथ विश्व पटल पर अपनी सैन्य शक्ति को लेकर चमक रहा है। और यही वजह है कि जब हम शब्दों में जय जवान जय किसान कहते हैं तो उस जवान का और उस किसान का नमन करना जरूरी हो जाता है। सुदर्शन न्यूज की ये परंपरा रही है और आपसे भी ये अपील करता है कि जब भी आप अपनी भोजन की थाली अपने समक्ष लेकर बैठे तो किसान को, अन्नदाता को नमन करें। और जब आप बिस्तर पर चैन की नींद सोने जाएं तो अपने उस प्रहरी, अपने इस जवान को नमन करिए जिसकी वजह से आप चैन से सो सकते हैं। जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।